हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकेश सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग प्रतिबिंब और दर्पण को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो सेक्शन में हम लोगों ने प्रकाश में परावर्तन को समझा था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है। इसी को तो प्रतिबिंब कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई मालूम पड़ती हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद रियल में मिलती हैं, और दूसरी बात वो रियल में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो जो पहली स्थिति में प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो दूसरी स्थिति में बनता है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों प्रतिबिंब में कुछ अंतर है, जैसे कि वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा। वास्तविक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि काल्पनिक को नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से कटने से मिलता है, आपस में मिलने से मिलता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी रूप से किरणों के मिलने से प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की चर्चा मिरर यानी दर्पण के बिना अधूरी है। हालांकि हम सभी लोग इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक रॉन्ग नोशन रहता है कि यह हमेशा कांच का बना होता है, पर ऐसी बात नहीं है। हर वो सतह जो प्रकाश की अधिकांश मात्रा को परावर्तित कर दे उसे मिरर या दर्पण कहते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि साधारण रूप से जो मिरर बनता है उसमें कांच पर चांदी जैसे परावर्तक धातु की परत चढ़ी हुई होती है। हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि मिरर हमेशा प्लेन होगा। यदि गोलाकार कांच पर भी परावर्तक धातु की परत चढ़ाई जाएगी तो वह भी दर्पण जैसा बिहेव करेगा। दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है जबकि अवतल दर्पण धंसा हुआ। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और दर्पण के परावर्तक सतह के बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि उत्तल दर्पण में गोले की ऊपरी सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है, जबकि अवतल दर्पण में गोले की भीतरी सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है। तो इस परावर्तक सतह को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती हैं वो परावर्तन के बाद फैलती हैं और ऐसा लगता है कि वह मुख्य अक्ष के ही किसी बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को भी उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण किरण आरेख खींचकर किया जाता है। वैसे किरण आरेख को खींचते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है, जबकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में यदि फोकस पर कोई किरण आ रही हो
तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दोनों ही दर्पण में वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते लौट जाती है, जबकि ध्रुव पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने का कोण बनाते हुए आपतित होती है उतने का ही कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो जाती है। प्रतिबिंब के बनते समय एक और आश्चर्यजनक घटना होती है, इसे कहते हैं पार्श्विक उत्क्रमण। एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग खुद को मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट का हिस्सा राइट की तरफ दिखाई पड़ता है और राइट का हिस्सा लेफ्ट की तरफ दिखाई पड़ता है। इसी को कहते हैं पार्श्विक उत्क्रमण। एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है। इसका फायदा क्या होता है कि जब यह गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे होती है तो आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को साइड मिरर में एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है और वह एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है। तो पार्श्विक उत्क्रमण को समझने के बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो जाहिर है कि यह प्रतिबिंब सीधा होगा। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु दर्पण से जितना आगे स्थित होता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है और इसमें भी पार्श्विक उत्क्रमण दिखता है। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी स्थिति वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करती है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यह भी वास्तविक होता है और जाहिर है कि उल्टा भी होगा क्योंकि वास्तविक है और वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह भी वास्तविक होता है लेकिन वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यह भी वास्तविक होता है और उल्टा होता है लेकिन इसका आकार वस्तु से बड़ा होता है। इसी तरह यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। यह भी होता है वास्तविक और उल्टा लेकिन वस्तु से बहुत ही बड़ा। इन सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब हमने देखा, ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। लेकिन यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह होता है आभासी यानी कि काल्पनिक, और जाहिर है कि जब आभासी होगा तो सीधा होगा, और यह होता है वस्तु से बहुत बड़ा। इसमें इतनी सारी स्थितियों को देख करके लग रहा होगा कि इन्हें याद रखना बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी। एक्चुअली वस्तु कहां पर है, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है, इतनी सारी स्थितियां हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से आसान बनाते हैं। इसके लिए आपको 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला है अनंत, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है फोकस और चौथा है ध्रुव। वैसे ध्रुव को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं। पहले हम लोग 3 बिंदु को ही लेते हैं, अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस। इसमें करना क्या है, वस्तु को लेना है लेफ्ट से और प्रतिबिंब को लेना है राइट से।
हालांकि इसमें दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि इन सभी बिंदुओं पर यदि वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो जाहिर है कि वह उल्टा होगा। और दूसरी बात कि यदि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बने तो उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वक्रता केंद्र से अनंत के बीच कहीं भी बने या अनंत पर भी तो उसका आकार होगा वस्तु के आकार से बड़ा। इसी तरह वक्रता केंद्र से फोकस तक में उसका आकार होगा वस्तु के आकार से छोटा। यानी जैसे जैसे हम लोग फोकस से अनंत की ओर बढ़ते हैं, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। फोकस पर प्रतिबिंब का आकार सबसे छोटा होता है, वक्रता केंद्र पर धीरे धीरे बढ़कर बराबर हो जाता है, और अनंत तक जाते जाते यह सबसे बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यह ट्रिक काम कैसे करता है। यदि वस्तु लेफ्ट से पोजीशन नंबर 1 यानी कि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब राइट से पोजीशन नंबर 1 यानी कि फोकस पर बनेगा। और दो बातें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी थी, उन बातों से हमें पता चलेगा कि हाँ, ये प्रतिबिंब होगा कैसा। तो अभी अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रतिबिंब इन सभी स्थितियों में कहीं भी बने तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, और फोकस पर होगा यह वस्तु से छोटा। अब देखते हैं हम लोग वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख करके पोजीशन नंबर 2 पर। तो जैसे ही वस्तु थोड़ा सा राइट की ओर खिसकेगा, प्रतिबिंब भी थोड़ा सा लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा। यानी अब प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पोजीशन नंबर 2 पर। यह भी होगा वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से आकार में छोटा। अब आ जाते हैं हम लोग वस्तु को लेकर के पोजीशन नंबर 3 यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो इधर से प्रतिबिंब भी खिसक कर आ जाएगा पोजीशन नंबर 3 यानी कि यह भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। यह भी होगा वास्तविक और उल्टा, लेकिन इसका आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर। अब हम लोग वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसको ले आते हैं हम लोग पोजीशन नंबर 4 यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब भी खिसक जाएगा अपने पोजीशन नंबर 4 यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यह भी होगा वास्तविक, उल्टा, लेकिन वस्तु से आकार में बड़ा। अब हम लोग वस्तु को लेकर के आ जाते हैं पोजीशन नंबर 5 यानी कि फोकस पर। तो प्रतिबिंब खिसक कर चला जाएगा अनंत पर अपने पोजीशन नंबर 5 पर। यह होगा वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से आकार में बहुत बड़ा। तो इन सभी स्थितियों में हम लोग यह देख चुके हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, कहां बनेगा और उसका आकार क्या होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की एक विशेष स्थिति भी है। हम उसे विशेष स्थिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो हमने प्रतिबिंब को देखा यह वास्तविक था और उल्टा था, लेकिन एक स्थिति ऐसी है इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। यह स्थिति कौन सी है? तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बिंदु को इसमें हटाया था। अब उस बिंदु को हम लोग वापस ले आते हैं, यानी कि ध्रुव को। तो यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह होता है आभासी यानी कि काल्पनिक, और जाहिर है कि यह होगा सीधा, और इसका आकार होता है वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। तो कितना आसान है इस ट्रिक के माध्यम से अवतल दर्पण के सभी स्थितियों को ध्यान में रखना। इस ट्रिक को 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखना चाहे देख सकते हैं। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और इसको ध्यान में रखिए।
हालांकि अवतल दर्पण की तरह आप उत्तल दर्पण में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इतनी सारी स्थितियां नहीं है। इसमें आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब इसमें हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसका आकार होता है हमेशा वस्तु के आकार से छोटा, और यह बनता है दर्पण के पीछे। अलग अलग विशेषताओं के कारण इन दर्पण का उपयोग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। हेडलाइट में पीछे जो परावर्तक सतह होती है वह अवतल दर्पण होता है। इसमें फोकस की जगह एक बल्ब लगा होता है। यह बल्ब जैसे ही ऑन होता है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिससे वह दूर तक जाती है। इसी तरह इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी होता है। बड़े बड़े हजामती दर्पण में जब चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यानी कि बड़ा चेहरा दर्पण के पीछे बनता है, और जिससे शेविंग करने में आसानी होती है। इसी तरह इसका उपयोग डॉक्टर नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए करते हैं। इसका उपयोग सोलर कुकर में भी होता है। एक्चुअली सोलर कुकर अवतल दर्पण की तरह होता है और उसके फोकस पर रखा होता है कुकर यानी बर्तन। जब ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस पर केंद्रित होती है, और फोकस पर ही रखा होता है कुकर, तो वह गर्म होता है और खाना पक जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। एक्चुअली अवतल दर्पण या समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। साथ में इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो एक व्यापक दृष्टि क्षेत्र मिलता है ड्राइवर को, और वो पीछे आ रही गाड़ियों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसी तरह इसका उपयोग सड़क के मोड़ों पर परावर्तक के रूप में होता है। इससे सड़क के दोनों तरफ से आ रही गाड़ियों के ड्राइवर को एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है। इस दर्पण का उपयोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स या फिर शॉपिंग मॉल्स में सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने दर्पण और प्रतिबिंब को समझा। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।